सो गाइस, बिलियन ब्रेन्स ग्रो कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए, लिस्टिंग गेन्स भी दिए और उसके बाद भी कंपनी लगातार रिटर्न देती गई। लेकिन अगर आप टॉप लेवल पर एंटर करके अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हो और गिरावट में आप यहां पर हो एक्चुअली में, तो इस गिरावट में आपको क्या पॉइंट्स चाहिए जहां पर आप इवैल्यूएशन कर सको, रादर देन कि हम सिर्फ इसी बात पर टिके रहे कि भैया हमें सुनने को मिला है कि लॉन्ग टर्म ले लो, लॉन्ग टर्म के अंदर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मार्केट में ऐसी कई कंपनीज आती है, बहुत ध्यान से सुनना। मार्केट में कई न्यूली लिस्टेड आईपीओ कंपनीज आती हैं जो कि लिस्टिंग गेन तो देती है लेकिन उसके बाद कंपनी कुछ नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल बजाज हाउसिंग फाइनेंस। लेकिन क्या ग्रो इन कंपनी से अलग है? क्या बिलियन ब्रेन्स इन कंपनी से अलग है? बहुत ध्यान से बारीकी के साथ इस कंपनी को समझेंगे। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं। और एक स्टॉक पर आपकी बहुत रिक्वेस्ट रहती है, मीशो। ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। अब इसके बारे में भी एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस कंपनी का भी। ठीक है, अभी क्या हुआ, कंपनी में ना लॉक इन पीरियड खत्म हुआ। लॉक इन पीरियड खत्म होता है तो आपको मालूम पड़ता है कि बिलियन ब्रेन्स ग्रो में कुछ डेजिग्नेटेड पार्टीज है जिन्होंने सेलिंग करी है बिलियन ब्रेन्स ग्रो के शेयर की। ठीक है, ये सारा डाटा मैं आपके साथ पिछले 2 वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। 12 दिसंबर, 11 दिसंबर, 11 10 तारीख को, 9 तारीख का डाटा भी इसके में आपके पास आ जाएगा यहां पर। 9 दिसंबर, 9 दिसंबर, 9 दिसंबर। ठीक है, अब ये जो डाटा है, इस डाटा का हम क्या करें, क्योंकि ये जितने भी डेजिग्नेटेड मेंबर्स हैं ये कंपनी से तो जुड़े हुए हैं, कंपनी से तो जुड़े हुए, मैनेजमेंट से जुड़े हुए, लेकिन ये प्रमोटर का हिस्सा नहीं है। यानी कि आउट ऑफ प्रमोटर लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद में या पर उसके दिन सेलिंग देखने को मिली है। अब जब इस तरह की सेलिंग आती है तो क्या हमें यहां पर अलर्ट रहना चाहिए कि क्या अगर इन्होंने एग्जिट किया है तो क्या आपके एफआईआईज ने भी थोड़ी बहुत एग्जिटिंग करी है। ऑल दो डेजिग्नेटेड मेंबर्स का एग्जिट करना इतना बड़ा कंसर्न नहीं होता है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल्स का एग्जिट करना ये कंसर्न हो सकता है। ऑल दो दिसंबर का डाटा मैं आपको फिर बता रहा हूं, देखने वाला होगा। जब भी कोई नई लिस्टेड कंपनी मार्केट में आती है इस तरह की सिचुएशन बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। किसी डेजिग्नेटेड मेंबर्स का एग्जिट करना या फिर इंस्टीट्यूशनल्स का एग्जिट या एंट्री करना बहुत कॉमन है। बट आपकी नजर ये रहनी चाहिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म का अभी से सोच रहे हो तो आपके पास नेक्स्ट होल्डिंग पैटर्न क्या आएगा। क्या वहां एफआईआईज इतने ही रहेंगे या फिर गिरेंगे? क्या डीआईआईज इतने ही रहेंगे या गिरेंगे? क्या प्रमोटर इतने ही रहेंगे या गिरेंगे? ये आपको देखना होता है इवैल्यूएशन, क्योंकि आप पहले ही दिन से ये नहीं कह सकते कि भैया लॉन्ग टर्म बैठ के जाकर के, क्योंकि कंपनी के ना सब चीजों में कंपनी आगे दिखती है। जीरोदा, अपने एंजल वन, इन दोनों से आगे दिखती है कंपनी, बहुत बढ़िया बात है। रिवेन्यू, ये एक मेजर कंसर्न है ग्रो का। ठीक है, बिलियन ब्रेन्स ग्रो का एक कंसर्न है रिवेन्यू कंसर्न, और बस यही कंपनी मात खाती है। इसके अलावा बाकी सब चीजें में, जैसे कंपनी का प्रॉफिट, वहां कंपनी ठीक ठाक दिखती है, बट रिवेन्यू एक कंसर्न कंपनी का है। बस यही एक कंसर्न कंपनी को थोड़ा सा नेगेटिव लेकर के चलता है, क्योंकि कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज जो है ये भी नेगेटिव में 162 नेगेटिव वर्किंग कैपिटल डेज पर कंपनी है। ऑल दो पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में ये नेगेटिव बहुत कम हुआ है और यहां पर इंप्रूवमेंट है 63% का। तो अगर कंपनी पॉजिटिव में इस सेगमेंट में जाती है तो आप कहते हो कि हाँ, मुझे एक पॉइंट मिलता है कि मैं इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए बनूं। दूसरा आता है डेटर डेज, जो कि बहुत नॉर्मल यहां पर है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। बस एक मेजर कंसर्न जो कंपनी का बनता है वो है कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ, क्योंकि सितंबर क्वार्टर, सॉरी, एक अकेला क्वार्टर जो कंपनी ने लिस्टिंग के बाद दिए सितंबर का, वही नेगेटिव ग्रोथ है। तो अगर कंपनी इस नेगेटिव ग्रोथ को कंटिन्यू करती है आने वाले क्वार्टर्स में तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म रहने में दिक्कत आएगी, लॉन्ग टर्म रहने में दिक्कत आएगी। तो हमें चाहिए कि कंपनी इस नेगेटिव ग्रोथ को पॉजिटिव में लेकर के जाए, ताकि हम एक्चुअल में कह सके कि हाँ, कंपनी में ये पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम लॉन्ग टर्म जा सकते हैं। वरना सिर्फ ये सोच करके कि भैया कंपनी के अंदर बहुत क्लाइंट्स हैं वगैरह वगैरह करके रेवेन्यू नहीं इंप्रूव हो रहा, तो भैया कंपनी भी इंप्रूव नहीं कर पाती है। ऐसी कंडीशन पर बहुत माइन्यूट चीजें होती हैं, बातों के अलावा प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस जरूरी होता है। रिजल्ट्स आने के बाद से ही कंपनी में गिरावट है, क्योंकि ये ग्रोथ टूटा है, भले ही रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज हुआ हो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पिछले साल
कंपनी का रिवेन्यू लगभग 1100 करोड़ का था। सितंबर में कितना था देख लेते एक बार, यहां पर 1125 करोड़ का, तो 9% का यहां पर गिरावट आई है। तो ये हमें नहीं चाहिए। अगर हम कंपनी को देखेंगे फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर भी, तो कंपनी क्या कर रही है फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे, फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर भी कंपनी का ग्रोथ जो है वो टूट रहा है 167 से 144 एंड देन 45% का रेवेन्यू ग्रोथ। तो ये ग्रोथ भी काफी ज्यादा कम हुआ है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर। ये पॉइंट्स हमको नहीं चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम कंपनी का प्रॉफिट भी देखें, प्रॉफिट में कंपनी क्या कर रही है। देखो ये वीडियो कुछ लोगों को नेगेटिव लग सकता है, बट ये नेगेटिव मैं आपको नहीं बता रहा, मैं बस आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हम किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म जाते हैं और कैसे शॉर्ट टर्म जाते हैं। लॉन्ग टर्म जाने के लिए आपके पास क्या पॉइंट्स होने चाहिए कि आप हाँ कहो कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए मैं जाऊंगा, इसके लिए वो पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। अगर हम कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो यस, सॉरी प्रॉफिट ग्रोथ, तो वो 12% इंप्रूव हुआ है, तो यहां एक अच्छी पॉइंट है कंपनी के लिए। तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स सब मालूम होने चाहिए। इसके अलावा और पॉइंट्स पर आते हैं, जैसे कि सेलिंग, सेलिंग काफी ज्यादा है, 10,81,000 बायर है और 27,12,000 सेलर है आज के दिन में। ये है आपके आज के दिन का डाटा। और 53.5 का आरएसआई है, 55.5 का आपका एमएफआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अब रखते हैं हम एक कंपनी और एग्जांपल के साथ में, न्यूली लिस्टेड आईपीओ मीशो का। मीशो ने क्या किया, लिस्टिंग गेन्स दिए। कई कंपनीज मार्केट में ऐसी आती है जो लिस्टिंग गेन बढ़िया दे देती है, लेकिन उसके बाद उन कंपनीज की हालत अच्छी नहीं दिखती। फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया बजाज हाउसिंग फाइनेंस, लिस्टिंग गेन दिए कंपनी ने डिसेंटली, और उसके बाद लगातार गिरता गया क्योंकि कंपनी का ग्रोथ इंप्रूव नहीं हुआ है वहां पर एक बार भी। जरूर देखना, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है उसका भी। अब इस कंपनी में क्या प्रॉब्लम्स है, इस कंपनी में भी यही प्रॉब्लम्स है जो आपके ग्रो में आई है। जैसे आप बट ग्रो ना इस कंपनी से बहुत अलग है, काफी बेटर है इस कंपनी से, सेक्टर अलग है, सब चीज अलग है। मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि किस तरीके से हम किसी कंपनी में न्यूली लिस्टेड जो है, अचानक से पहले दिन से हम ये नहीं कह सकते कि भैया लॉन्ग टर्म चले जाओ। हमें कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं, ठीक है। अब इस कंपनी ने क्या किया, कंपनी का ग्रोथ कितना है, यहां पर देखो, कंपनी का रिवेन्यू 307% बढ़ा, 77, 32, 23% फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर। ऑल दो कंपनी का रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर हर साल ग्रो कर रहा है, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है वो कंपनी नहीं दे रही है, क्योंकि 300% की ग्रोथ से कंपनी 23% की ग्रोथ पर है, जो कि एक बड़ा डिक्लाइन है। तो हमें ये ग्रोथ में इंप्रूवमेंट चाहिए होती है रेगुलर बेसिस पर। अब फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर डिक्लाइन, इसका मतलब यह है कि कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स पर उतने स्टेबल रेवेन्यूज नहीं दे रही है, यानी क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी कहीं ना कहीं कंपनी के रेवेन्यूज जो है वो खराब आ रहे होंगे, ग्रोथ खराब आ रहा होगा। रेवेन्यू भले ही ज्यादा है, लेकिन मीशो में अकेले रेवेन्यू की ही बात नहीं है, बल्कि अगर आप इसके नेट प्रॉफिट्स का ग्रोथ भी देखोगे, यहां पर देखना कंपनी का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ इसका अवेलेबल नहीं है यहां पे। खैर कोई बात नहीं, आप जितने भी सेगमेंट यहां पर देख रहे हो कंपनी के, प्रॉफिट एक्सेल, प्रॉफिट फॉर पी, प्रॉफिट ईपीएस, ईपीएस इन रुपीज, सब कंपनी का नेगेटिव में, सब कंपनी के नेगेटिव में, और ओवरऑल प्रॉफिट भी कंपनी के नेगेटिव के अंदर है। तो ये कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है। तो मीशो भी, अगर आप इस कंपनी में सोच रहे हो लॉन्ग टर्म का कुछ करने की, तो कंपनी जब तक अच्छे नंबर्स नहीं दे रही भैया दिक्कत है। ओले इलेक्ट्रिक भी इसका एक बड़ा एग्जांपल है, कैसे लिस्टिंग तो अच्छी दे दी, उसके बाद कुछ भी नहीं मिल रहा है इन्वेस्टर्स को आज तक। अब क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि कंपनी की हालत अच्छी नहीं दिख रही, ऊपर से रेवेन्यूज नहीं अच्छे आ रहे, कंपनी का ग्रोथ नहीं पड़ रहा है वहां पे। तो ये पॉइंट्स है जिनको आपको समझना चाहिए। और इसके अलावा ग्रो में ये चीज अच्छी है कि एफआईज बढ़िया है, लेकिन इस कंपनी के अंदर 75% पब्लिक लेकर के बैठी है, मस्त तरीके से मजे कर रही है पब्लिक कि भाई लिया है हमने, लिस्टिंग गेन आपको मिले जो कि अच्छी बात है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो ना, इन सभी पॉइंट्स को आपको इवैल्यूएट करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। आई गेस इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, लेकिन ग्रो का चार्ट क्या कह रहा है, 148 से लेकर के 172, ये है आपका कंसोलिडेशन जोन। पिछले कुछ सेशन से 148 के नीचे स्टॉक ट्रेंड कर रहा है। आपको यहां क्या चाहिए, स्टॉक ने क्या किया, 148 से लेकर के 172 यहां से उठा और एक स्विंग पैटर्न क्रिएट करता हुआ कुछ इस तरह से आया, और पिछले कुछ सेशन में लगातार यही फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है यहां पे कुछ इस तरीके से।
अगर आप चाहते हो आपको ब्रेकआउट मिले वापस 148 से 172 का, तो कंपनी अब क्या कर रही है? कंपनी किसी पॉजिटिव न्यूज का वेट कर रही है। भैया कोई पॉजिटिव न्यूज आए तो हम यहां से बढ़े 148 पे वापस से, या फिर कंपनी में कोई बायर बड़ा आए तो हम बढ़े यहां पर 148 पर वापस, या फिर कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स दे तो हम यहां पर वापस से 148 पर बढ़े। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है 148 के नीचे जो आया है, अपने बेस लाइन के नीचे वेट कर रहा है इन सब में से किसी एक पॉइंट के आने का, ताकि वापस से 172 रुपीस तक आ सके। अभी कंपनी नहीं आई है तो इसका चार्ट ज्यादा ओपन हुआ नहीं है, तो यहां से नीचे बेसिस क्या रहेंगे 148 के नीचे, वो ढूंढ पाना मुश्किल है। ऑल्दो 172 के ऊपर के रेस्ट्रिक्शंस आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होंगे। 172 के बाद में 180 और देन 192 के आसपास समथिंग था, जो मैंने आपके साथ पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो इस तरह का एक स्विंग पैटर्न बना करके ये कंपनी वापस से बढ़े, तो आपको ये 4 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट का अलाइनमेंट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।